हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी पॉलिटी की कक्षा में। पॉलिटी में हम भारत के संवैधानिक इतिहास के विषय में पढ़ रहे थे और आज का विषय है 1833 का चार्टर एक्ट या सेंट हेलेना अधिनियम। ज़्यादातर बच्चों ने 1833 का चार्टर एक्ट तो सुना होगा, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं सेंट हेलेना अधिनियम के बारे में ना जानते हैं। तो आप जान लें कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसे सेंट हेलेना अधिनियम भी बोला जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि 1833 का चार्टर एक्ट तो समझ में आता है, 1833 में ये एक्ट आया था तो 1833 का चार्टर एक्ट हुआ, लेकिन सेंट हेलेना अधिनियम के पीछे का ऐतिहासिक कारण क्या है? आखिर इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी अधिनियम के द्वारा सेंट हेलेना नामक द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आई थी। यानी उस पर अब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया था। तो इसीलिए इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम कहा जाता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सेंट हेलेना आखिर है क्या? तो मैंने बताया कि सेंट हेलेना एक द्वीप है जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है और यह अफ्रीकी महाद्वीप से समीप है। सेंट हेलेना द्वीप का ऐतिहासिक महत्व भी है। आपने वाटरलू की लड़ाई सुनी होगी। वाटरलू की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, वाटरलू की लड़ाई अंग्रेज और फ्रांसीसी इन दोनों के बीच हुई थी, जिसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व नेपोलियन ने किया था, जो एक विश्व प्रसिद्ध राजा था। हालांकि वाटरलू के इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। और बंदी बना के कहाँ पे रखा गया? बच्चों, सेंट हेलेना में बंदी बना के रखा गया। इसलिए सेंट हेलेना का काफ़ी अधिक ऐतिहासिक महत्व है। हालांकि सेंट हेलेना एक निर्जन द्वीप था और वर्तमान में भी वहाँ एक प्रकार से बोला जाए तो आबादी अधिक नहीं है, काफ़ी कम लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ रहने लायक परिस्थितियाँ काफ़ी विषम है। जहाज से सेंट हेलेना द्वीप पे आना और जाना होता है, पानी का जहाज, हवाई जहाज नहीं, पानी के जहाज से आना जाना होता है। तो अब हम आते हैं अपने विषय की ओर। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम लोग देख रहे थे कि हर एक 20 साल पे कंपनी का लाइसेंस रिन्यूअल हो रहा था, मतलब उसे व्यापारिक अधिकार मिल रहा था, व्यापारिक एकाधिकार मिल रहा था, जिसमें 1833 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि उसमें कमी आई थी। क्या कमी आई थी? तो भारत में सिर्फ और सिर्फ चाय पर उसका व्यापारिक एकाधिकार रह गया। किसका? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। और चीन पे व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। और उसे लाइसेंस किस चीज का मिला था? तो भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार का, यानी पूर्वी देश जो भी थे, चाहे जो है थाईलैंड हो, चाहे जो है बर्मा हो, इंडोनेशिया हो, जो भी जो है देश थे इधर के, उनके साथ व्यापारिक एकाधिकार करने का लाइसेंस मिला था। 1813 में इसमें कमी आई और 1833 में उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। मतलब भारत में अब उसका कार्य सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक रह गया। हालांकि राजस्व, उसी के अंतर्गत राजस्व वसूल करने का अधिकार उसका सतत जारी रहा, लेकिन उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। और अगला पॉइंट कि भारत के गवर्नर को, माफ कीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो कह देने से क्या होता है? ठीक है, मैंने कह दिया भारत का गवर्नर जनरल। अरे भाई, सिर्फ भारत का गवर्नर जनरल कहने से कुछ नहीं होगा, उसे तो शक्तियां भी वैसी ही मिलनी चाहिए ना। वास्तविक बात है कि बंगाल का गवर्नर जनरल जब तक जो है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का उतना अधिक विस्तार नहीं हुआ था, तब तक ये ठीक था।
लेकिन अब 1833 आते आते ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार लगभग भारत के प्रत्येक हिस्से में हो चुका था। तो जब भारत के प्रत्येक हिस्से में हो चुका था तो उस स्थिति में इसे भारत का गवर्नर जनरल कहना उचित होगा। लेकिन सिर्फ भारत का गवर्नर जनरल कह देने से तो उसकी शक्तियों में वृद्धि नहीं हो जाती, तो उसकी शक्तियों में भी वृद्धि की गई। जो आप स्वतः सोच सकते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो उसकी शक्तियों में भी वृद्धि की गई। तो किस प्रकार की शक्तियों में वृद्धि की गई? तो 3 तरह की शक्तियों में वृद्धि की गई, सैन्य व नागरिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, नागरिक शक्तियां और विधायी अधिकार। अब देखिए, सैन्य शक्तियां यानी भारत में जितने भी सेना संबंधी निर्णय लेने होते थे या कानून संबंधी निर्णय लेने होते थे वो अब भारत का गवर्नर जनरल लेता था। विधायी अधिकार यानी कानून बनाने संबंधी अधिकार वह गवर्नर जनरल के अधीन आ गया, और सिर्फ भारत के का गवर्नर जनरल ही नहीं कहलाया, साथ ही साथ अब भारत के गवर्नर जनरल के साथ साथ उसकी जो परिषद थी या उसके जो भी सदस्य थे जो इसमें उनका सहयोग कर रहे थे भारत में प्रशासन चलाने में, वो मिलके भारत सरकार कहलाई। वो क्या कहलाई? भारत सरकार कहलाई। तो अब क्या कहला? पहली बार भारत सरकार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि भारत के लिए नियम और कानून भारत के गवर्नर जनरल द्वारा बनाया जाने लगा, उसकी परिषद द्वारा बनाया जाने लगा। तो संपूर्ण रूप से सबको मिला के जो प्रशासन का संचालन करते थे उन्हें भारत सरकार कहा जाने लगा, जो कानून बनाने में शामिल थे, और साथ ही गवर्नर जनरल के परिषद को भारत परिषद कहा जाने लगा। तो इस प्रकार बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके सैन्य, नागरिक और विधायी अधिकार में वृद्धि की गई। और सिर्फ बंगाल के गवर्नर के नाम में ही परिवर्तन नहीं आया, बल्कि बंगाल के गवर्नर जनरल तथा प्रशासन में सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के समूह को भारत सरकार कहा जाने लगा, और गवर्नर जनरल के परिषद को भारत परिषद कहा जाने लगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसमें 3 नामों में परिवर्तन हुए हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। एक, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा, भारत सरकार शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ और गवर्नर जनरल के परिषद को भारत परिषद कहा जाने लगा। अब गवर्नर जनरल के परिषदों की संख्या पुनः 3 से 4 कर दी गई। अगर हम थोड़ा पीछे झांके तो 1793 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में परिषद सदस्यों की संख्या 4 थी। फिर 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट में इसे 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, और अब हम देख रहे हैं इसे 3 से पुनः 4 कर दिया गया। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि एक तरफ तो भारत के गवर्नर जनरल की शक्ति जो है बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ इसे 3 से बढ़ा के 4 कर दिया, और फिट्स इंडिया एक्ट वाले में आपने पढ़ाया था कि 4 से 3 कर दिया तो गवर्नर की शक्ति बढ़ गई, तो फिर 3 से 4 होने पे तो वो घट जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चौथा सदस्य जो शामिल था वह विधि सदस्य के जो है रूप में शामिल हुआ था, और वह परिषद के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था। चौथा सदस्य शामिल तो था लेकिन वह विधि सदस्य था, यानी उसका काम कानून का वर्गीकरण करना था। लेकिन ये चौथा सदस्य ना तो निर्णायक मत को किसी प्रकार प्रभावित कर सकता था, ना ही परिषद के निर्णय को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकता था। तो इस प्रकार इससे गवर्नर जनरल की शक्ति पे जो है कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। वैसे भी पहले ही बंगाल के गवर्नर को ही लॉर्ड कर्नवालिस के टाइम में, आप याद कीजिए 1786 में मैंने पढ़ाया था कि उसे परिषद के निर्णय को
रद्द करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, इसलिए इसका खास प्रभाव गवर्नर जनरल पे पड़ने वाला नहीं था। अब लॉर्ड मैकाले, इसके बारे में डिटेल से इतिहास में चर्चा करेंगे। लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य बन के जो है भारत आया और एक विधि आयोग की स्थापना भी की गई, जिसका यह लॉर्ड मैकाले प्रमुख रहा, अध्यक्ष रहा। अगला पॉइंट है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रारंभ करने का प्रयास। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे प्रयास लिखा है, प्रारंभ हुई नहीं, प्रयास किया गया। ऐसा प्रयास किया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना जाति, बिना धर्म, बिना रंग भेद किए हुए, ऊंच नीच का बिना कोई भाव किए हुए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी पद को प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए, योग्यता अनुसार प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए, और उसके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की जाए। ऐसा प्रयास किया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनकी कुल संख्या 24 थी और वो कुल व्यापारिक मामलों को देखते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ नहीं हो सकी। तो इस प्रकार भारत के संवैधानिक इतिहास के आज के सेशन में 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने महत्वपूर्ण सेंट हेलेना अधिनियम के बारे में जाना और उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जाना। साथ ही इसमें बस 4 पॉइंट है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट कि कंपनी प्रशासनिक निकाय बन गई, मतलब उसका व्यापारिक काम जो है खत्म, अब जो है प्रशासनिक काम उसका प्रमुख काम हो गया। नंबर 1। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अच्छा, एक चीज और जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू या जो है जीके के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो उस समय गवर्नर लॉर्ड विलियम जो है बेंटिक थे, और पहले वो मतलब जब 1833 से पहले वो गवर्नर थे। तो आप बोल सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो उसके बाद जो है अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषदों की संख्या पुनः 3 से 4 कर दी गई और सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया। अच्छा, मैं एक पॉइंट आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी विषय को याद रखना है तो आप पूरे लाइन को मत याद रखिए, पूरे लाइन को आप कहानी की तरह समझिए, और याद रखना है तो सिर्फ उसका 1 से 2 पॉइंट। नंबर 1, कंपनी पूर्ण प्रशासनिक निकाय बन गई, प्रशासनिक निकाय बन गई, एक याद रखिए। नंबर 1, प्रशासनिक निकाय बन गई। नंबर 2, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो भारत का गवर्नर जनरल। दूसरा, भारत का गवर्नर जनरल, प्रशासनिक निकाय, भारत का गवर्नर जनरल। परिषदों की संख्या, माफ कीजिएगा, यहाँ पे परिषद सदस्यों की संख्या होगी, परिषद सदस्यों की संख्या पुनः 3 से 4 कर दी गई। तो परिषद सदस्यों की संख्या तीसरा याद रखना है। और चौथा, खुली प्रतियोगिता प्रारंभ करने का प्रयास। और उसके बाद वहाँ की जो भी है इसके कथानक को आप कहानी की तरह याद रखिए, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप अगली कक्षा में।